तो मैं कहना चाहता हूँ कि किताब केवल एक प्रोफेसर डायरी नहीं है, ये सामाजिक न्याय का दस्तावेज है और साथ साथ साहित्य का अद्भुत कहना चाहिए रचनात्मक इस्तेमाल हुआ है इस पुस्तक में। मैं कहना चाहता हूँ मेरे क्लास में पढ़ाता था मैं, अच्छी लड़कियाँ, टॉपर लड़कियाँ थीं, वो मुझे बाद में दिखी नहीं, कहीं किसी नौकरी में नहीं दिखी, कहीं नहीं दिखी। कहाँ चली गई लड़कियाँ? वो घर के दबाव में, परिवार के दबाव में, फिर सत्ता के दबाव में उन लड़कियों की ख्वाबों ने दम तोड़ दिया। उन लड़कियों को भी याद करना चाहिए। लक्ष्मण ने उन लड़कियों को बड़े प्यार से याद किया है। किस तरह? तो ये बिना कुछ कहे नारीवादी विमर्श है, सामाजिक न्याय का दस्तावेज है और सबसे बड़ी चीज़ है वो पूरे समाज की पीड़ा है जो समाज आज तक, समाज के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित कर दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय श्री उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मुख्य अतिथि श्री अखिलेश यादव जी, प्रोफेसर रेखा वर्मा जी, वीरेंद्र यादव जी, डॉक्टर रीता चौधरी, डॉक्टर मेडुसा, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, दीपक कबीर, राजेंद्र चौधरी जी और हाल में उपस्थित सभी मित्रों, मैं अपनी बात बाद में कहूँगा, संक्षेप में ही। वह ज़रूरी समझता हूँ कि इस किताब के कुछ हिस्से ऐसे हैं, मैं जानता हूँ सब लोग किताब पढ़ते नहीं हैं आमतौर से, वो पढ़े जाने जरूरी हैं सार्वजनिक रूप से। ये किताब नहीं है, जैसा कि कहा गया यहाँ पर, इस्तिगासा है। इस समाज के जो हो रहा है, रीता ने कहा, ये पोस्टमार्टम है शिक्षा व्यवस्था का, पोस्टमार्टम है समाज का। इसलिए मैं बहुत ही संक्षेप में दो उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि किताब केवल एक प्रोफेसर डायरी नहीं है, ये सामाजिक न्याय का दस्तावेज है और साथ साथ साहित्य का अद्भुत कहना चाहिए रचनात्मक इस्तेमाल हुआ है इस पुस्तक में। मैं कहना चाहता हूँ अब आप देखें, शुरुआत में ही लक्ष्मण लिखते हैं, झुलसाती लू से तपती दोपहरिया में भैंस, गाय और बकरी चराने, बारिश में भीगकर धान की रोपाई निराई करने, सर्द आधी रात में गेहूं के खेत में पानी भरने में मर खप गई पीढ़ियों ने शायद ही कभी बहुत बड़े ख्वाब देखे होंगे। बढ़ई, नाई, मोची, दर्जी, कुम्हार, लुहार, दुल्हा, चरवाहा, मल्लाह या मेहतर के पास न तो ज़मीनें थीं और न ख्वाब देखने की सहूलियत। इनके बच्चे सदियों से सभ्यता की नींव में दफन होते आए थे। मौसम पर रहने वाली निगाहों ने बर्बाद होती खेती, किसानी और हाथ के श्रम का भविष्य भी पढ़ लिया था और इसीलिए 1 रुपया भी बचा तो अपने बच्चों को स्कूल भेजा। उनको एहसास होने लगा था कि शिक्षा ही गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ सकती है। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, पेरियार, शाहू जी, भगत सिंह, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे राष्ट्र निर्माता इधर देर से पहुँचे। और सही बात है, उत्तर भारत में अगर ये लोग, इनके विचार पहले आगे होते, एक बड़ी सामाजिक क्रांति इस प्रदेश में हो चुकी होती। एक और उदाहरण है, छोटा सा, एक पारिवारिक है। जब निकलता है गांव का पहली पीढ़ी का बच्चा, जब बाहर आता है तो क्या सोचता है वापस अपने गांव घर के बारे में। वो बहुत ही कहना चाहिए रचनात्मक पंक्तियाँ हैं जिनको हर वो व्यक्ति जो निकलता है घर के बाहर उनसे रूबरू होता है। सच कहूँ तो मेरा बीए की पढ़ाई का सफ़र घोर स्वार्थी रहा। एक बात वजह ये रही कि जिस आजमगढ़ में से मैं भाग कर आया था, किसी भी सूरत में वहाँ वापस लौटना नहीं चाहता था। बड़े चाचा बोल चुके थे कि नंबर कम आए तो चुपचाप बोरिया बिस्तर बांधकर खुद चले आना, बुलाना ना पड़े। मैं हर बार याद करता कि कैसे पहली बार इलाहाबाद आया था। एक झोले में 2 जोड़ी कपड़े, दूसरे झोले में 1 किलो अरहर की दाल, 2 किलो आटा, हल्दी नमक की 1 पुड़िया, 1 नीम की अचार की डिसलसाती
और पूरे झोले को महकाती झिल्ली, पाव भर देसी घी का डब्बा, मीठा खुरमा, और निकलते वक्त सबकी नजरों में छिपाकर अम्मा द्वारा दिया गया 20 रुपए का एक पुराना नोट, उस नोट को कभी खर्च करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया आज तक। क्या बात है, अद्भुत गद्य है लक्ष्मण यादव। लक्ष्मण जी मैं बार बार आपको बात देता हूँ, मैं बहुत दिनों बाद मैंने कितना अच्छा वृत्तांत पढ़ा है मैं कह सकता हूँ। और एक और चीज़ है लक्ष्मण जी की है जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। इस सवाल पूछा उन्होंने, कैसे होता है कि हमारे साथ क्लास में, मैं खुद कई बार सोचता रहता हूँ अध्यापक कैसे थे, इन्होंने देखा है छात्र कैसे थे, जो लड़कियाँ हमारे साथ पढ़ती थीं, पढ़ने में अच्छी थी, फर्स्ट क्लास से आते थे। मेरे क्लास में पढ़ाता समय अच्छी लड़कियाँ, टॉपर लड़कियाँ थीं, वो मुझे बाद में दिखी नहीं, कहीं किसी नौकरी में नहीं दिखी, कहीं नहीं दिखी। कहाँ चली गई लड़कियाँ? घर के दबाव में, परिवार के दबाव में, फिर सत्ता के दबाव में उन लड़कियों की ख्वाबों ने दम तोड़ दिया। उन लड़कियों को भी याद करना चाहिए। लक्ष्मण ने उन लड़कियों को बड़े प्यार से याद किया है। किस तरह? तो ये बिना कुछ कहे नारीवादी विमर्श है, सामाजिक न्याय का दस्तावेज है, और सबसे बड़ी चीज़ है वो पूरे समाज की पीड़ा है जो समाज आज तक, जिस समाज के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित कर दिए गए हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा का निजीकरण दरअसल वंचित वर्गों के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश है। हमारे जैसे लोग गांव में रहते थे, टाट पट्टी के स्कूल में पढ़ के आए थे, शिक्षा सस्ती थी, पढ़ सकते थे। आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में, निजी अशोका यूनिवर्सिटी, जिंदल की यूनिवर्सिटी, जहाँ की फीस पता है आपको, 50,000 रुपये महीने की फीस, कौन बच्चा पढ़ पाएगा? इसलिए ये ध्यान देने की बात है, उच्च शिक्षा के बारे में जो सवाल यहाँ उठाए गए हैं उन पर गंभीरता से गौर की जाने की जरूरत है। संक्षेप में 2 बातें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, उसके कुलपति महोदय ने एक बड़ा क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने जो अगले वाइस चांसलर का जो पैनल तैयार किया, अपनी धर्मपत्नी को उन्होंने पहले नंबर पर रखा पैनल में। पहले पर इसलिए कि दूसरे पर हो सकता है न होने पाए, और वो महिला भारतीय कुलपति हो भी गई है। ध्यान देना। एक और कुलपति थे लखनऊ विश्वविद्यालय में, जब पिटाई हो रही थी पूजा शुक्ला की, तमाम लोगों की, जो कुलपति महोदय थे वे अपनी टेबल पर रिवॉल्वर रखकर बात करते थे, रिवॉल्वर रखकर बात करते थे लड़कों के सामने। कहाँ आ गए हम लोग? किताबों की बात नहीं, ज्ञान की चर्चा नहीं, पिस्तौल के बारे में बात हो रही है। ऐसी यूनिवर्सिटियाँ बनाई हम लोगों ने शासन में। और तब मैं कहना चाहता हूँ कि दरअसल उच्च शिक्षा को जब तक हम पूंजीपतियों के शिकंजे से आज़ाद नहीं कराएंगे, और चिकित्सा और शिक्षा 2 चीज़ें ऐसी हैं तो मुफ्त होनी चाहिए या सस्ती होनी चाहिए। जो बात नेताजी कहते रहते थे, अखिलेश जी कहते रहते हैं, लोहिया जी ने कहा था, अम्बेडकर ने कहा था, हम कहना चाहते हैं कि शिक्षा और चिकित्सा की जो बातें हैं वे दुकान नहीं बनाई जा सकती। वो अधिकार है हमारा, जो अधिकार संविधान ने दिया है, उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं आखिर में एक बात सिर्फ और, इसने कई बार जिक्र आया है जेएनयू का। मिर्जा जी आप भी वहाँ की है, बहुत में है, मुझे मौका मिला वहाँ रहने का। एक बात बताऊँ मैं आपसे, सबसे अनुरोध करूँगा आप लोगों से, आप जेएनयू की जो प्रवेश नीति है, एडमिशन पॉलिसी, उसको कभी पढ़कर देखिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसमें 3 लोग बड़े लोग थे, वाइस चांसलर थे, रेक्टर थे, रजिस्ट्रार थे, और 3 लोग विद्यार्थियों की तरफ थे। एक डॉक्टर वीसी कोशी थे, अमेरिका चले गए, शासन के अध्यक्ष थे। एक प्रकाश कारक थे, और एक आपका खादिम रमेश दीक्षित भी था। उसमें गौर करिएगा, जितने भी वंचनाएं संभव हैं, जितने भी अभाव संभव हैं, उन सारे अभावों के लिए, सारी वंचनाओं के लिए हम लोगों ने स्पेशल पॉइंट दिए थे। और इसीलिए सन 73 में के बाद जो एडमिशन हुए हैं जेएनयू में, उसमें आने वाले लोग दलित वर्ग के थे, पिछड़े थे, माइनॉरिटीज़ के थे, जबकि 72 तक तमाम वो लोग हुआ करते थे बड़े घरों के लोग। सन 72 तक यूनिवर्सिटी में चीफ सेक्रेटरी थे यहाँ के महमूद भट्ट साहब, उनकी बेटी लंदन से पढ़ के आई थी। दूर स्कूल से, विलियम से पढ़कर लोग आते थे। मगर उस प्रवेश नीति के बाद नक्शा बदल गया जेएनयू का, जहाँ उत्तर भारत के लोग भी वहाँ आने शुरू हो गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी प्रवेश नीतियाँ यूनिवर्सिटियों की होनी चाहिए जहाँ पर
गरीब परिवारों के बच्चों को, पिछड़े परिवारों के बच्चों को, दलित वर्ग के बच्चों को पढ़ने का मौका मिल जाए। दुर्भाग्य की बात है आज पूरा का पूरा देश, सारी का सारी संस्थाएं नारकीय हो चुकी हैं, जहां माइनॉरिटीज के लिए, दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए जगहें बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं। इसलिए जरूरी है कि हम शिक्षा के इदारों को आज़ाद कराएं और समानता की बात हो, बंधुत्व की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो। बहुत धन्यवाद।